बात करते हैं अध्याय 8 की ऊटी की। इससे पहले हम अध्याय 7 तक सभी ऊटियों को कराए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऊटी यहाँ पे दी गई है और ये इंपॉर्टेंट ऊटी है। इसकी हमें दिया गया है कि sin 2a बराबर 2 sin a बराबर किस एंगल पर होगा। तो हम चेक करेंगे। इसमें सबसे पहले 0 डिग्री रख के देखते हैं। तो 0 डिग्री रखेंगे अपन। तो देखो यहाँ पे sin 2 और 0 डिग्री रख रहे हैं तो 0 हो जाएगा बराबर 2 sin और a की जगह पर क्या रख देंगे 0, या फिर ऐसे लिख सकते हैं sin 0 डिग्री। अब 2 का गुणा 0 से हुआ तो sin 0 डिग्री इधर हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि sin 0 का मान क्या होता है 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा 0 बराबर 0। तो यानी पहले ऑप्शन के लिए हमें अपना आंसर सही मिलेगा। ये यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे ऐसे करके आ सकता है sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर का 1। इसे अपन इधर ले आए, ठीक है। और ये इस तरीके से भी आ सकता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। किसी भी तरीके से आए, अपने को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और इन दोनों को अपन बना लेंगे। अब देखो एक फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट होता है, कौन सा वाला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर का 1। इसे अगर अपन बनाना चाहें तो देखो sin स्क्वायर अगर निकालेंगे, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और अगर cos स्क्वायर थीटा निकाले तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। एक और फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा। ये वाला भी होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से निकालना चाहे तो ये भी हो सकता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर का 1, और cot स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो cot स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या है cosec, तो लिख देंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये कितने इसमें अपने को दिया गया है और ये ऊटी में ही आया है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो 1 का 1 लिखेंगे माइनस tan 45 का मान होता है आपका 1, तो ये मैंने रख दिया 1 का वर्ग क्या होगा 1 बटे 1 प्लस tan 45 का मान 1 और 1 का वर्ग 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, और 0 में अगर किसी का भी भाग दे लो तो कितना आंसर आता है 0। ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। चलिए तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अपने को दिया गया है cosec थीटा बराबर √10 हो तो cos थीटा क्या होगा, ठीक है। ऊटी में आया ये। तो देखिए cosec थीटा बराबर √10 से दिया गया है, और cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका कर्ण बट्टे लंब। क्या होता है आपका कर्ण बट्टे लंब, ये होता है cosec का फॉर्मूला, ठीक है। बराबर √10 दिया है, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1। यहाँ से अपने को ये समझ में आ गया कि कर्ण अपना कितना है 10 रूट में, और लंब कितना है अपना 1। अब cos निकालना है, cos निकालना है तो अपने को जरूरत पड़ेगी किसकी, आधार की, और इसमें आधार नहीं है तो आधार निकालेंगे। तो आधार निकालेंगे तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ठीक है। कर्ण कितना है √10 और इसका करना है स्क्वायर, माइनस लंब कितना है 1 और 1 का वर्ग। इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यानी यहाँ पर बचेगा अपना 10 माइनस का 1 यानी 9। तो आधार का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और आधार निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3, यानी आधार कितना आ गया अपना 3। अपने को क्या निकालना है cos थीटा, cos थीटा निकालना है तो लिखेंगे cos थीटा। cos का फॉर्मूला होता है आपका आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है रूट में 10, तो ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर। नंबर 5 को ये अपने को दिया गया है और इसको आंसर बताना है। तो इसमें अपने को पता है कि इसके अगर मान याद होंगे तो अपन इसको हल कर देंगे। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 गुणा sin 30 का मान क्या होता है 1/2 गुणा cot 60 का मान क्या होता है 1/2। cot 60 का मान होता है आपका 1/√3, ये तो होता है गुणा
कोसेक 30 का मान होता है साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 का होता है 1/2, तो कोसेक 30 का हो जाएगा आपका 2/1। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। 2 से 2 चला गया और इधर आ जाएगा 1/√3 का गुणा √3 से हुआ तो 3, यानी 1/3। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, अभी अपन ने बताया था, ये होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर ए को अपन लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, अब अपने को पता है लास्ट वाला जो है वो सबसे ऊपर जाता है, तो यहां से बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, इसका गुणा इससे हो जाएगा, इस वाले का इससे हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए क्या होता है टेन स्क्वायर ए, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 टेन स्क्वायर ए, इसमें से देखो यहाँ पर भी 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है, तो 9 को ले लो कॉमन, 9 जैसे कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा अपना सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, अभी अपन पढ़ के आए थे, तो 9 × 1 तो कितना आएगा अपना 9, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री और साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बताना है क्या होगा, तो यहाँ पे देखो थीटा भी यहाँ पे क्या रख देंगे 60 डिग्री, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस 60 डिग्री। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, तो लिख दिया अपन ने √3/2, प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा √3 प्लस का 1, यही हो जाएगा अपना क्या आंसर। तो यहाँ पे दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो देखो 2 का 2 लिखो, tan 30 का मान होता है आपका 1/√3 बट्टे 1 प्लस, और tan 30 का मान होता है 1/√3 और स्क्वायर है तो 1/√3 का वर्ग, ऊपर सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 2/√3 और यहाँ पे बनेगा आपका 1 प्लस 1/3, क्योंकि √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3, थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3, ठीक है, और इधर एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 3 में से 3 और 1 4, यानी 4/3, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार और इससे ये कट जाएगा √3 बार, तो √3 ऊपर जाएगा और बटे में 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा √3/2। 10 को साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, इसका करते हैं परमीकरण करते हैं तो अपने को पता है साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस का कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस का कॉस थीटा, तो ऊपर बनेगा आपका साइन थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा, और नीचे आपका बनेगा देखो a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला बनना है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब एक ऊपर साइन थीटा है नीचे 2 साइन थीटा है, तो एक हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस का कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये हो जाएगा अपना क्या आंसर है। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसमें अपने को दिया गया है कि अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे अंडर रूट वो 1 माइनस के कॉस थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले परमीकरण, अंडर रूट है उसे लगा रहने दो, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस का कॉस थीटा, ये अपने को दिया है। अब करेंगे अपन परमीकरण करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस का कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको,
तो देखो 1 प्लस का cos थीटा 1 प्लस का cos थीटा 2 आ रहा है यानी होल स्क्वायर कर सकते हैं इसका, जैसे 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। जैसे मान लो 4 लिखा है, एक बार 4 ये लिखा है इंटू एक बार ये लिखा है, तो हम 4 का वर्ग कर देते हैं। उसी प्रकार से 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा तो अपन ने स्क्वायर कर दिया बटे 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा क्या बनेगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको अंडर रूट में, ऊपर तो 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो अंडर रूट में 1 प्लस cos थीटा बट्टे साइन थीटा, और देखो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो दोनों पे एक साथ स्क्वायर लगा सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया दोनों पे एक साथ स्क्वायर, और आपको पता है स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो यानी हमें अपना आंसर मिल जाएगा क्या 1 प्लस cos थीटा बट्टा साइन थीटा, ये आ जाएगा अपना आंसर। और अगर हम इसको और आगे तक करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखो ये साइन थीटा दोनों के बट्टे में है तो यानी एक के बट्टे में भी लिख सकते हैं अपन साइन थीटा प्लस, और cos थीटा के बट्टे में भी क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। अब एक बट्टे साइन थीटा क्या होता है आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और cos थीटा बट्टे साइन थीटा क्या होता है cot थीटा, तो यानी फाइनल आंसर अपना ये है। और इसमें अपने को ये दिया गया है और अपन से बोला गया है कि ये किसके बराबर होगा, तो इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं लेकिन मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है, हम बिना ऑप्शन भी करेंगे इसको। तो देखो सबसे पहले क्या करना है 1 का 1 लिखना है प्लस tan थीटा, tan को अपन लिख सकते हैं साइन बट्टे cos थीटा, तो साइन थीटा बट्टे cos थीटा प्लस अब क्या लिखा है sec थीटा, और sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बट्टे cos थीटा, ये वाला तो हो गया। अब इस पे आ जाओ, इस पे क्या लिखा है आपका 1 प्लस cot थीटा, तो 1 लिखो प्लस cot को लिख सकते हैं अपन cos बट्टे cos थीटा बट्टे साइन थीटा, और cosec को लिख सकते हैं अपन 1 बट्टे साइन थीटा, इतना हो गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 1 का तो 1 प्लस नहीं, अब क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा, एलसीएम में cos थीटा ही तो आएगा। अब देखो cos थीटा यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटे में 1, यहाँ पर भी बटे में 1 का भाग देंगे cos थीटा में cos थीटा, और cos थीटा का गुणा करेंगे 1 से तो cos थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन थीटा और प्लस का 1, क्योंकि इसकी बटे में तो cos थीटा पहले से है दोनों की। अब इधर आ जाओ, इधर आपका बनेगा साइन थीटा बटे में, और इधर आ जाएगा आपका साइन थीटा प्लस cos थीटा और माइनस का 1, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो ध्यान से, इस पूरे को अपन मानो a, ठीक है, साइन थीटा प्लस cos थीटा, इस पूरे को मानो a, तो देखो a प्लस b और a माइनस b, फॉर्मूला क्या बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी पहले वाले का वर्ग माइनस दूसरे वाले का वर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो cos थीटा, अब ये पूरा माना था ये तो पहले पूरे को लिख लेंगे, फिर होता है a का वर्ग यानी इसका वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग बट्टे cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, यानी cos थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस का 1 चल ही रहा है बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा, इतना हो गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखना ध्यान से, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है आपका 1, तो मैंने लिख दिया 1, और प्लस क्या है आपका 2 साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, और माइनस में एक चल ही रहा है और बट्टे में क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू cos थीटा। कॉस थीटा। ठीक है, 1 से 1 चला गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चला गया, क्या बचा 2। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। सेक को लिख सकते हैं अपन 1 बटा कॉस ए प्लस tan को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस ए। ठीक है, और ये क्या चल रहा है 1 माइनस का साइन ए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस का साइन ए। अब देखो बटे में तो कॉस ए है, इधर देखो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, तो एक का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर ए और बट्टे कॉस ए। अब एक का वर्ग लिखो या मत लिखो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए और बट्टे क्या चल रहा है कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस ए कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका ओनली कॉस ए। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। खालिस्तान दिया गया है कि अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले तो अपने को पता है कि अगर 1 और कॉस दोनों एक साथ आए तो इसके साथ और कौन आएगा साइन, साइन कॉस में संबंध होता है। अब देखो अंडर रूट इधर लगा है, अपन ने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट इधर आ गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली साइन थीटा। ठीक है, और सेक के साथ क्या आता है हमेशा tan, फॉर्मूले में क्या आता है tan, पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इधर ये है, अब अंडर रूट इधर आ गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली tan थीटा। और यहाँ पे पूछ रहा है अपन से कोसेक 45 का मान, तो कोसेक होता है साइन का उल्टा और साइन 45 का मान होता है 1 बट्टे रूट में 2, फिर कोसेक का क्या हो जाएगा रूट में 2। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और tan स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, तो tan 60 का मान होता है रूट में 3 और स्क्वायर कह रहा है तो इस पे स्क्वायर लगा देंगे, तो रूट से स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा ओनली 3। सारे का स्थान होगा, ये वाला बचा है tan थीटा बराबर दिया है अपने को 3/4, तो sin थीटा क्या होगा। अब देखो tan का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटा आधार, तो लंब तो हो गया 3 और आधार हो गया 4, तो कर्ण क्या आएगा आपका 5, ये आएगा कर्ण। ठीक है, जब अपन फायदा में से निकालेंगे तब। और sin थीटा पूछ रहा है, sin थीटा होता है आपका लंब बटा कर्ण, तो लंब आया है आपका 3 और कर्ण आया है आपका 5, 3/5। ये हुए आपके सारे खालिस्तान। चलिए तो अपने को यहाँ पे मैचिंग दी है और इनको अपन सॉल्व करते हैं। इधर वाली मैंने लिखी नहीं है, अपन ऐड करेंगे इधर। तो देखो सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 30। सबसे पहली बात तो आप एंगल देखा करो, अगर एंगल एक जैसा है तो फिर फॉर्मूले को याद किया करो। फॉर्मूला मैंने दिखाया था, ध्यान करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी थीटा बराबर है दोनों का, तो आंसर कितना आता है 1। शर्त ये है कि थीटा बराबर होना चाहिए, आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, अब इस वाले को देखो, इस वाले में देखो 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब मैंने आपको बताया है कि जो tan थीटा होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, मैंने लिख दिया tan थीटा, ठीक है, जैसे ये मैंने लिख दिया tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिखा है, और कॉट थीटा होता है tan का उल्टा, यानी मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा, और tan थीटा से tan थीटा चला जाएगा, तो यहाँ पे tan थीटा से cot थीटा जा सकता है, जा सकता है, तो क्या बचेगा ओनली 2, तो अपना आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तीसरा देख लो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला ही होता है किसका सेक स्क्वायर थीटा का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये भी फॉर्मूला होता है किसका cot स्क्वायर थीटा का, और कोसेक थीटा आपका उल्टा होता है 1/sin थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला किसका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का। ऐसे याद रखा हो, यहाँ पे भी सी आ रहा है और यहाँ पर भी सी आ रहा है, तो कोसेक के साथ में किसका कौन आएगा रिलेशन में कॉट आएगा। ठीक है, और उधर क्या आता था tan के साथ कौन आता था रिलेशन में सेक। ठीक है, सेक आता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेक थीटा आपको पता है किसका उल्टा होता है 1/cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है 1।
टेन साठ का मान होता है रूट में 3 और कोसेक थीटा होता है 1/sin प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का उल्टा 1/cos थीटा। इधर करेंगे सॉल्व, cos आ गया, 1 आ गया, यानी इधर क्या आएगा sin आएगा, तो sin थीटा, क्योंकि अंडर रूट लगाया। अगर अंडर रूट नहीं होता तो लिखते अपन sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या दिया गया है 1 + cot स्क्वायर थीटा, यानी होता है आपका cosec स्क्वायर थीटा, क्योंकि c यहाँ पे आया है और c यहाँ पे आया है। sin 45 का मान होता है 1/√2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका sec स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आपका क्या होता है cot स्क्वायर थीटा। cos 60 का मान होता है 1/2, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है आपका 1, sin 60 का मान √3/2। अब इस पर लगा लो स्टार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा होता है आपका sec थीटा। क्या होता है sec थीटा। अब देखो ये तो cosec का था, ऐसे समझो cosec का 90 के साथ पूछा जा रहा है, cosec 90 माइनस थीटा तो क्या हुआ sec थीटा। अब मान लो अगर आपसे sec थीटा पूछ लिया जाएगा, sec 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा फिर cosec थीटा। ठीक है, cosec का sec के साथ। अब मान लो पूछ लिया गया आपसे tan 90 माइनस का थीटा, तो tan का हो जाता है cot के साथ, cot थीटा। अगर tan 90 माइनस थीटा पूछा जा रहा है तो cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा पूछा जा रहा है तो tan थीटा। ठीक है, एक और होता है sin का, जैसे मान लो sin 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या बचा है लास्ट वाला cos, तो sin का हो जाता है cos थीटा। और मान लो पूछा जा रहा है cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, उनको अपन सॉल्व करते हैं। पहला दिया गया अपने को थीटा के सभी मानों के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा, यानी प्रत्येक मान के लिए, जैसे अगर अपन 30 डिग्री भी ले लें, 45 ले लें, 60 ले लें, तो प्रत्येक के लिए हमें sin थीटा बराबर cos थीटा मिलेगा या नहीं। तो अपने को पता है कि sin थीटा के लिए 45 अगर ले लें तो sin 45 और cos 45 बराबर मिल सकते हैं, अन्यथा अगर हम 30 डिग्री ले लें तो हमें बराबर नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो sin 45 बराबर cos 45 डिग्री, दोनों का 1/√2 होता है मान, तो इसके लिए तो ये बराबर मिल गए। अगर अपन sin 0 डिग्री पर भी चेक कर लें और इधर cos 0 पे, दोनों का डिग्री समान रखना है थीटा, तो यहाँ पे देखो sin 0 का मान तो हो जाएगा 0 और cos 0 का 1, तो यहाँ पर ये बराबर नहीं मिले। तो बताओ ये सत्य होगा या असत्य? ये होगा आपका असत्य, क्योंकि प्रत्येक मान के लिए बराबर नहीं आ रहा है, एक मान के लिए आ रहा है। ठीक है, अब देखो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी tan के जितने भी अपन पढ़ते हैं मान 0 डिग्री या 90 डिग्री, तो प्रत्येक का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखो tan 0 का मान क्या होता है ये बताओ पहले। tan 0 का मान क्या होता है? tan 0 का मान होता है 0। ठीक है, अब आ जाओ tan 30 पर। tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। अब देखो ये बटे में आ गया, तो tan का मान 1 से कम होता है, तो इसमें भी 1 से कम ही है अभी। ठीक है, क्योंकि देखो अपन इसमें भाग देंगे तो कम से कम 1 से तो कम ही आएगा। ठीक है, अब tan 45 का चेक कर लो। tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 से कम होता है। अब यहाँ पे देखो कितना आ गया 1, और उसमें क्या कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बताओ फिर सही है बात है या गलत है? क्योंकि tan a का मान तो 1 आ गया ना, और उसमें कह रहा है हमेशा कम होता है, तो ये वाली बात असत्य हो जाएगी। अब इस पे आ जाओ, इस पे देखना tan और a का गुणनफल है, जैसे यहाँ पे लिखा है tan a, अपन लिख देते हैं tan a, तो ये कह रहा है कि ये क्या है tan और a का गुणनफल। तो ये बात कैसी है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो a है ना वो क्या है tan का एंगल यानी कोण। ठीक है, हम a का गुणा tan से नहीं कर रहे हैं, हम क्या है a का मान कोई डिग्री है यानी एंगल है वो रख रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू पता कर रहे हैं, तो ये बात कैसी हो जाएगी फिर आपकी असत्य। अब देखिए, अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि sin a + b बराबर sin a प्लस का sin b, यानी दो ऐसी डिग्री या दो ऐसे मान उनको हम यहाँ पे रखें तो LHS बराबर RHS आ सकता है या नहीं आ सकता।
तो जैसे अगर मैं 0 डिग्री ले लूँ ए बराबर और बी बराबर अगर मैं ले लूँ 90 डिग्री, तो चेक करते हैं शायद इस बराबर आ जाए, और अगर बराबर आ गया तो आंसर कैसा हो जाएगा फिर सही। तो इसमें मैंने रखा देखो साइन ए की जगह पे मैंने रखा 0 डिग्री और बी की जगह पे रखा मैंने 90 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री और प्लस साइन 90 डिग्री। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये तो साइन 0 का मान तो 0 हो ही जाता है, प्लस साइन 90 का मान 1, और इधर भी साइन 90 है तो 1 बराबर 1, यानी बराबर आ गया। तो हमें पता है कि 0 और 90 पर LHS बराबर RHS आ सकती है, तो ये वाला कैसा हो जाएगा फिर ट्रू। अब देखते हैं अपन लास्ट वाले में। लास्ट वाले में दिया गया है कि a बराबर 0 डिग्री पर cot A परिभाषित नहीं है। अब देखो परिभाषित नहीं है तो ये क्या हो जाएगा फिर अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब ही होता है आपका परिभाषित नहीं, ठीक है। और a बराबर कितना है 0 डिग्री, तो यानी हमें cot A पर बताना है, cot 0 डिग्री पर बताना है। cot 0 डिग्री पर क्या होता है, cot 0 डिग्री पर क्या होता है, cot होता है tan का उल्टा, tan 0 डिग्री का मान होता है 0, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित। यानी आपकी जो बात है वो बिल्कुल कैसी है सही है। ये आपके सारे क्या हुआ ट्रू एंड। चलिए और देखते हैं 9 अध्याय में ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट है नहीं, लेकिन ये 3 परिभाषाएं जो हर साल पेपर में आती हैं, आपका 1 नंबर चला जाएगा अगर ये 3 परिभाषाएं आपने याद नहीं की तो। देखो ये 3 परिभाषाएं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जो हर साल आपके पेपर में आती है। अध्याय 9 में देखो पहली है आपकी उन्नयन कोण। सीधी परिभाषा है कि सिर को ऊपर उठाने पर जो कोण बनता है वो आपका उन्नयन कोण कहलाता है। अवनमन कोण, सिर को नीचे झुकाने पर जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। दृष्टि रेखा हमारी आंख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं को मिलाने वाली रेखा आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है। तीनों परिभाषाएं इंपोर्टेंट है। अगर आप दूसरी परिभाषा लिखना चाहो उन्नयन कोण की तो वो होती है कि क्षैतिज रेखा से ऊपर जो कोण बनता है वो आपका उन्नयन कोण कहलाता है, और क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर जो कोण बनता है वो आपका अवनमन कोण कहलाता है। बाकी 9 अध्याय में आपका ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट है नहीं। अब चलते हैं अध्याय 10 की तरफ। अब देखिए 10 अध्याय में जो इंपोर्टेंट है आपका वो मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ। जो इंपोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो 10 अध्याय में पहले आपका इंपोर्टेंट है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अच्छा एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका आंसर आएगा आपका 2। अब सुनो वृत्त के अंतः बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब बताओ वृत्त के अंदर कोई बिंदु होगा तो स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी। वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं 2। कितनी 2, और वे दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होती हैं बराबर। यही हमारी परिमेय 10.2 कहती है कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। और परिमेय 10.1 आपकी ये कहती है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर दूसरी परिभाषा बोले, दूसरे तरीके से अगर हम बोले तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। और जहाँ ये लंब होती है उसे बोलते हैं अपन स्पर्श बिंदु, ठीक है। और वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है, और जो रेखा वृत्त को स्पर्श ही नहीं करती वो आपकी अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है, और वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा आपकी छेदक रेखा कहलाती है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे एक और होती है आपकी कि वृत्त की जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, पहली बात तो। दूसरी बात वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तभी तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, 4 आंसर आएगा आपका, फिर आप उसमें 2 का गुणा करोगे तभी तो 8 आंसर आता है, ठीक है। अब देखो अध्याय 10 में ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट है नहीं। अब चलते हैं अपन अध्याय 11 की तरफ। चलिए तो अध्याय 11 में जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अध्याय 11 में इंपोर्टेंट है आपका त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, जो आपसे अधिकतर पूछा जाता है। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला आपका होता है θ/360 × πr², ठीक है। अब ये त्रिज्यखंड होता क्या है वो भी आप देख लो। तो वृत्त के त्रिज्याओं और चाप द्वारा जो घिरा क्षेत्र होता है वो आपका त्रिज्यखंड होता है, ठीक है। त्रिज्यखंड की परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है।
तो त्रिज्यखंड की परिभाषा क्या होती है कि वृत्त की त्रिज्याओं और चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। ठीक है, अब एक आता है वृत्तखंड। वृत्तखंड का फॉर्मूला, तो वृत्तखंड का फॉर्मूला दो तरीकों से होता है। एक तो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और दूसरा होता है कि अपन संपूर्ण त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर दें संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अपने को वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाता है। ठीक है, अब वृत्तखंड क्या होता है वो भी देख लो। वृत्तखंड होता है आपका कि त्रिज्याओं और नहीं, वृत्तखंड का फॉर्मूला आपका होता है वो वृत्तखंड की परिभाषा, वृत्तखंड की परिभाषा आपकी होती है कि चाप और जीवा के बीच का जो भाग होता है उसे वृत्तखंड कहते हैं। क्या होता है, चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र आपका वृत्तखंड कहलाता है। बाकी 11 अध्याय में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए चलते हैं अध्याय 12 की तरफ। अच्छा, एक ओटी आपकी ये भी है कि वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या होती है, वृत्त के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का संगत चाप की लंबाई का, वृत्त के त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बटे 360 पाई 2 पाई आर। अगर क्षेत्रफल की बात करनी है तो पाई आर स्क्वायर, और चाप की लंबाई की बात करनी है तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। अब चलते हैं अध्याय 12। चलिए अब बात करते हैं अपन अध्याय 12 में जो इम्पोर्टेंट ओटी है। तो सबसे पहली ओटी आपकी दी गई है, एक कीप फनल निम्नलिखित का उदाहरण है। एक कीप, वो अपन तेल करते हैं ना, कट्टी में से तेल निकालते हैं, कीप रखते हैं, तो वो किस तरीके की होती है, वो होती है आपकी एक शंकु और एक बेलन के तरीके की। किसकी होती है, एक शंकु और एक बेलन के तरीके की। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, एक शंकु और एक बेलन। ठीक है, चलिए अब अपने को दिया गया है कि एक लट्टू किस आकृति का होता है। लट्टू क्या होता है आपका, एक शंकु और एक अर्धगोले के आकार का होता है। ठीक है, एक शंकु और एक अर्धगोले के आकार का होता है। ये आकार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें इन सब के आकार याद करके लेके जाने हैं। चलिए अब यहाँ पे अपने से पूछा गया है कि एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक डॉट डॉट का संयोजन होता है। एक पेंसिल होती है, उसकी आकृति पूछी गई है कि कैसी होती है। तो देखो ये ही मान लो मार्कर, तो किनारे पर तो ये शंकु के आकार की है और ये कैसी है फिर बेलनाकार। तो अपन खालिस्तान में क्या भर लेंगे, एक शंकु और एक बेलनाकार। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया है कि शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा, तो पाई आर एल होगा, ये अपने को पता ही है। और तिर्यक ऊंचाई पूछी गई है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है आपका अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको सही जोड़ी पूछी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सही जोड़ी देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, अब ये सही जोड़ी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा गया है एक कीप फलन संयोजन होता है। एक कीप फलन संयोजन होता है। अब देखो ये फलन होता है क्या, मैं आपको बताऊं। पहली बात तो इसका आंसर होगा आपका एक शंकु के चिन्हक और एक बेलन का। क्या होगा, एक शंकु के चिन्हक और एक बेलन के आकार का। दूसरा पूछा गया है एक सुराही संयोजन है। क्या पूछा गया है, एक सुराही संयोजन है, यानी सुराही किससे बनी होती है। तो सबसे पहले तो अपने को सुराही पता होना चाहिए कि सुराही होता क्या है। सुराही होता है आपका मटका। क्या, मटका। तो मटका किस शेप का होता है, मटका होता है गोले और बेलन के आकार का। क्योंकि जो नीचे होता है वो तो पूरा आपका गोला होता है, और ऊपर जो आपका उसका मुंह होता है मटके का, वो कैसा होता है, बेलन के आकार का। तो एक सुराही संयोजन किसका हो जाएगा, मटका संयोजन किसका हो जाएगा, एक गोले का और एक बेलन का। तीसरा आपसे पूछा गया है एक साहुल यानी भौरा संयोजन है। अब अपने को पता होना चाहिए कि साहुल होता क्या है, भौरा होता क्या है। तो भौरा यानी यही आपका लट्टू होता है। लट्टू का दूसरा नाम होता है आपका साहुल या भौरा। तो लट्टू की शेप मैंने आपको पहले भी बता दी थी। लट्टू की शेप होती है आपकी एक अर्धगोले की टाइप की और एक शंकु के टाइप की। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे ये लट्टू है आपका। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है एक गिल्ली संयोजन है। क्या, एक गिल्ली। अब बचपन में क्या है, गिल्ली डंडा बहुत खेले हैं, तो वहाँ पर जो गिल्ली होती थी क्या, वो देखो इधर भी शंकु के आकार की होती थी और इधर भी, दोनों साइड शंकु के आकार की होती थी आपकी गिल्ली, और बीच में होती थी बेलन के साइड की। ठीक है, तो दो शंकु और एक बेलन को मिलाकर के आपकी क्या बनती है, गिल्ली।
ठीक है। और बाकी इसमें आपका जो है एक और होती है कि बैडमिंटन खेलने में प्रयुक्त की जाने वाली चिड़िया, इसको बोलते हैं शटल कॉक, किन किन ठोसों का संयोजन है। यानी जो जिसने बैडमिंटन खेला होगा, यानी अपने गांव में बोलते हैं चिड़िया वल्ला। तो जो चिड़िया होती है वो किस शेप की होती है, वो आपकी अर्धगोले और शंकु के आकार की होती है। उसके जो पीछे की साइड होता है वो अर्धगोला होता है और आगे जो पूरी चिड़िया की शेप होती है वो आपकी शंकु के आकार की होती है। बाकी इस अध्याय में से फॉर्मूले पूछे जाते हैं, घनाभ का, शंकु पृष्ठ, घन का, आयतन, ये सारे पूछे जाते हैं, बेलन का। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करके जाने हैं और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। अब चलते हैं अपन अध्याय 13 की तरफ। चलिए अब बात करते हैं अपन अध्याय 13 की, जो कि सांख्यिकी है। और इसमें देखो पहली ओटी आपसे पूछी गई है कि ऐसा प्रेक्षक जिसकी बारंबारता अधिकतम हो। जैसे अपन ने बचपन में पढ़ा था कि भाई जो अंक सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही आपका बहुलक होता है। ठीक है, अब 10th में आ गए तो बारंबारता आ जाती है, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही आपका क्या होगा, बहुलक। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहुलक। ठीक है, दूसरा देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो सबसे बीच का मान बताता है, और सबसे बीच का मान आपका माध्यक बताता है। क्या, माध्यक। ठीक है, माध्यक की यहाँ से परिभाषा भी बन चुकी है। अगर आपसे मान लो माध्यक की परिभाषा पूछी जाए तो आप लिख सकते हो कि केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान बताता है आपका माध्यक कहलाता है। परिभाषा भी यहाँ से पूछ ली जाएगी। और आपका बहुलक की परिभाषा भी यहाँ से हो गई कि जिन आंकड़ों प्रेक्षक की जिसकी बारंबारता सबसे अधिकतम होती है आपका बहुलक कहलाता है। ठीक है, परिभाषा भी हो गई और आपकी ओटी भी हो गई। अब तीसरी आपसे पूछी गई है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो देखो माध्यक भी आपकी माप है, बहुलक भी आपकी माप है और माध्यक भी आपकी माप है, लेकिन आपका जो बारंबारता है वो आपकी माप नहीं है। अब निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। माध्य, सीमा, आवृत्ति, परास्पर, माध्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाली इंपोर्टेंट होती है, इसको मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, इस पे आप स्टार लगा लो अभी से, अगर पेपर में आ गई तो आपको छोड़ के नहीं आनी है। क्या, 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस बहुलक, ये माध्यक है सॉरी, माध्यक 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। इस ओटी पे आप अभी से स्टार लगा लो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ओटी है। ठीक है, ये रिलेशन पूछ लिया जाता है कि माध्य, बहुलक और माध्यक में बताओ क्या संबंध है। तो ये संबंध अपने को याद करके यहाँ से लेके जाना है। अब देखो यहाँ पे अगली होती है कि वर्ग अंतराल की ऊपरी और निचली सीमाओं के औसत डॉट डॉट कहलाता है। ऊपरी और निचली सीमाओं का औसत क्या कहलाता है आपका, वर्ग चिन्ह। क्या कहलाता है, वर्ग चिन्ह। ठीक है, ऐसा प्रेक्षक जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है वो क्या कहलाता है आपका, बहुलक। ये तो मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे अपने को रिलेशन पूछ लिया गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, एक परिभाषा और पूछ ली जाती है कि संचयी बारंबारता किसे कहते हैं। क्या, संचयी बारंबारता क्या किसे कहते हैं। तो एक वर्ग या उससे पहले के सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग संचयी बारंबारता कहलाती है। एक वर्ग या उससे सभी पहली बारंबारताओं के वर्गों का योग क्या कहलाता है, सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग आपका संचयी बारंबारता कहलाती है। ठीक है, और यहाँ से आपका पता क्या पूछा जाता है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य का फॉर्मूला बताओ, कल्पित विधि से माध्य का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, और आपका एक और होती है कौन सी, पग विचलन विधि, तो उससे भी आप क्या बताओ, माध्य का फॉर्मूला बताओ। और बहुलक का फॉर्मूला पूछा जाता है और आपका माध्यक का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो यहाँ से ये 5 फॉर्मूले हमें याद करके जाने हैं। और हम चलते हैं नेक्स्ट अध्याय में जो आपकी लास्ट है, क्या, प्रायिकता। चलिए, तो अध्याय 13 यानी प्रायिकता में जो इम्पोर्टेंट है वहाँ उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया, डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, 2-3 ओटी इम्पोर्टेंट है, उन्हें देखते हैं। सबसे पहले तो भाई पूछा जाता है कि असंभव घटना किसे कहते हैं और उसकी प्रायिकता कितनी होती है। तो असंभव घटना, तो ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं है, असंभव घटना कहलाती है और इसकी प्रायिकता होती है आपकी 0। अब संभव घटना किसे कहते हैं, तो ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव है आपकी संभव घटना कहलाती है और इसकी प्रायिकता होती है आपकी 1। पूरा घटना किसे कहते हैं ये पूछ ली जाती है। ठीक है, पूरा घटना, तो ये क्या है, 1 - PE। ठीक है, 1 - PE। पूरा घटना का मतलब होता है कि एक घटना घटित हो चुकी हो तो उसके विपरीत दूसरी घटना क्या होगी। जैसे मैंने आपसे बोला कि चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है,
तो चित्र ना आने की प्रायिकता क्या हुई, तो चित्र ना आने की प्रायिकता जो है वही आपकी क्या है, पूरक घटना। ठीक है, वन में से जो घटना होती है उसे घटा देते हैं तो आपकी पूरक घटना आ जाती है। ये वाला आपसे रिलेशन पूछ लिया जाता है कि पीई प्लस पीई डैश बराबर क्या होता है आपका, 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है। और प्रायिकता आपकी कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, जैसे यहाँ पे लिखा है माइनस का, तो प्रायिकता कभी माइनस की नहीं आ सकती। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये लास्ट वाली होती है, इस पे आप स्टार लगा लो। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रायिकता का जो मान है 0 आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है, 1 आ सकता है और 1 से छोटा आ सकता है। यानी प्रायिकता का मान ना तो 1 से कभी बड़ा आएगा और ना 0 से कभी छोटा आएगा। यहाँ पे आपके सारे एमसीक्यू खत्म होते हैं। और कमेंट में जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी और आप अपना बोर्ड एग्जाम पेपर अच्छे से फोड़ के आना। और अध्याय 9 में जितनी भी इंपॉर्टेंट ओटी है उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अपने को पहली ओटी यहाँ पे दी गई है कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब 30 मीटर की लंबी छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई क्या होगी। सबसे पहली बात, अगर ऐसी ओटी आती है सूर्य का उन्नयन कोण मीनार वाला, ठीक है, तो इसमें अपने को 10 लगाना है। क्या लगाना है, 10। क्या लगाना है, 10। ये ट्रिक है, 10 लगाना है तो अपन ने 10 लगा दिया। ठीक है, 10 लगा दिया अपन ने। अब ये बताओ अपने को कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 60 डिग्री बराबर। ठीक है, अब जैसे मीनार की जो ऊंचाई है उसको तो ऊपर लिखना है और जो छाया है यानी शैडो उसको नीचे लिखना है। ठीक है, तो हाइट आ जाएगी ऊपर और शैडो आ जाएगी नीचे। ये फॉर्मूला होता है, होता नहीं अपन ने बना दिया है। ठीक है, और tan 60 का मान क्या होता है, √3/1 बराबर। हाइट अपने पास है नहीं तो हाइट अपन मान लो h बट्टे शैडो छाया कितनी है अपने पास, 30 मीटर लंबी छाया यानी छाया है अपने पास 30, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया 30। अब यहाँ पे अपन गुणा करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा h बराबर 30√3 मीटर। तो फिर मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 30√3 मीटर। चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे ये अपने को ओटी दी गई है और इसको देखेंगे। यदि मीनार के पास से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु, जैसे मान लो ये मीनार है और इससे 50 मीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु है। ठीक है, ये दूरी कितनी है, 50 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आपको पता है मीनार का शिखर ये रहा। ठीक है, और उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा से ऊपर बनता है, यानी यहाँ पे बनेगा उन्नयन कोण कितने का बनेगा, 60 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री अपने को दिया है। और अपन से क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई। अब देखो ध्यान से, जैसे अपने को पता है कि tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है, tan 60 का आपको इतना तो पता है कि tan ही लगेगा। tan क्यों लगेगा, क्योंकि देखो ये लंब पूछ रहा है और आधार दिया है, तो लंब बट्टा आधार tan लगेगा। ठीक है, अब tan 60 का मान क्या होता है, √3/1। समझना इस बात को, tan 60 का मान क्या होता है, √3/1। तो ये क्या होता है, ऊपर लंब और ये क्या होता है, आधार। तो यहाँ से अपने को एक बात क्लियर हो रही है कि जब आधार 1 है तब लंब उसका 3 गुना है। अब मैं मान लो आधार को 10 कर दूं, आधार मैंने कितना कर दिया 10, तो लंब कितना हो जाएगा फिर उसका 3 गुना। लंब 3 गुना होगा कि नहीं होगा, तो फिर लंब हो जाएगा 10√3 मीटर। आ रही बात समझ में। अब इसमें आ जाओ, अपने को पता है tan तो लगेगा ही लगेगा, tan 60 लगेगा, तो अपने को पता है लंब 3 गुना होगा आधार का। तो आधार है अपना 50, तो फिर लंब कितना हो जाएगा 50√3 मीटर, जो हो अपना आंसर। 3 अपना इसमें 2 स्तंभ 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं के शिखरों को एक तार से जोड़ दिया जाता है। 2 स्तंभ है, जैसे मान लो ये पहला स्तंभ हो गया अपना ये और दूसरा स्तंभ हो गया ये। ठीक है, इस वाले को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो देखो एक 20 मीटर का है और एक 14 मीटर का है, दोनों बराबर तो है नहीं, तो ये मान लो ये हो गया आपका 20 मीटर का और ये हो गया आपका 14 मीटर का। अब दोनों के शिखरों को जोड़ दिया जाता है एक तार से। ठीक है, तो ये अपन ने शिखर ये रहा और ये रहा, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये अपन ने यहाँ पे जोड़ दिया। यदि तार क्षैतिज के साथ, क्षैतिज होता है ये, तो क्षैतिज के साथ तार ये रहा और क्षैतिज ये रहा, क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का। तो तार की लंबाई बताओ, तार की लंबाई बताओ।
अब तार कहाँ है आपका, ये रहा, यही तो तार है, ये वाला तार है। और तार की लंबाई अपने को बतानी है, इसको यहाँ पे मिला दो। अब देखो थीटा यहाँ पे बन रहा है, थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा आपका लंब, ठीक है। और पूछ क्या रहा है आपसे, कड़, यही तो कड़ होगा, आधा तो नीचे होगा, तो कड़ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। लंब बट्टे कड़ किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। लंब बट्टे कड़ किसका होता है फॉर्मूला, साइन का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन, और कितने का बन रहा है 30 का, बराबर लंब बट्टे साइन। अब देखो लंब तो इतना ही रहेगा ना, इतना इतना, क्योंकि यहीं से तो बन रहा है, और टोटल था 20, ठीक है। और यहाँ तक ये कितना है 14 का, अब ये इतना 14 का है तो ये भी कितने का होगा फिर 14 का, तो ये ऊपर कितना बचेगा 6, 20 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा आपका 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और कड़ आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कड़ आपसे पूछ रहा है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 6 कड़, तो जब कड़ बराबर कितना आ जाएगा आपका 12, तो यही तो आपका क्या है तार, तो आंसर कितना आ जाएगा फिर आपका 12 मीटर। चलिए देखते हैं हम इस वाली ओटी को, और ये ओटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। हो सकता है कि इस साल पेपर में ये पक्की आए। अब देखो इसमें दिया गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो वो कोण कितने डिग्री का होगा। जैसे ये मीनार है आपकी, स्तंभ है, और ये स्तंभ की छाया है, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है आपको मान लो थीटा, तो ये और ये दोनों बराबर है, और अपने को पता है सूर्य आ गया है, सूर्य का मैंने बता दिया, जब सूर्य आएगा तो क्या लगेगा, अधिकतर tan लगेगा। दूसरी बात, ये दोनों बराबर तभी होंगे, लंब और आधा बराबर कब होते हैं tan में, जब 45 का बनता है, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है 1/1, और इधर होता है लंब बटा आधा, तो ये उधर जाएगा, कैंची गुणा हो गया तो लंब बराबर आधा आपका आ जाता है। तो आंसर आएगा आपका 45 डिग्री, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है ये, ठीक है।